ओके गाइस, सो आर नेक्स्ट पेपर इज इंग्लिश। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे वो है हमारा इंग्लिश का। ठीक है, ये जो है जिन्होंने लैंग्वेज 1 जो है वो आपका लिया था इंग्लिश, सेम पेपर है 11 जनवरी 2023। सो वी शुड स्टार्ट इट। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। मैं पहले ही बता दूं 11 जनवरी 2023 का ही पेपर है, लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश ली थी यह अब उनके लिए है। ट्रैकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टूरिज्म इन द वर्ल्ड। जो ट्रैकिंग है वो टूरिज्म में अब बहुत लेटेस्ट ट्रेंड है। इट इज़ ट्रीटेड प्राइमरीली एज ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म एंड जियो टूरिज्म। इसे ट्रीट किया जाता है एक मॉडर्न फॉर्म की तरह एडवेंचर टूरिज्म के और जियो टूरिज्म के। ऑन द वन हैंड ड्यू टू द एक्सट्रीम टेरेन वेयर इट कैन बी प्रैक्टिसाइज इन सर्टेन डोज ऑफ एड्रेनालाइन। दूसरी जगह अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो ड्यू टू द एक्सट्रीम टेरेन वेयर इट कैन बी प्रैक्टिसाइज, बहुत ज़्यादा टफ जो चीज़ होती है टेरेन मतलब पहाड़ पे चढ़ने जैसी, तो उसकी वजह से हम एड्रेनालाइन जो है उसका एक सर्टेन डोज लेते हैं। इज ट्रीटेड एज ए फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म। द डिज़ायर टू अचीव एक्वायर एंड रीच आउट टू मैनी ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेसेस डिसाइडेड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पोर्ट कॉम्पिटिशन। आजकल लोगों में जो स्पोर्ट कॉम्पिटिशन है उसको लेके लोग अलग अलग ट्रैकिंग करते रहते हैं। In 1965, the colonial army of Colonel Jimmy Robert introduced the world trekking into the world tourism vocabulary. 1965 में जो कॉलोनियल आर्मी जो है कर्नल जिम्मी रॉबर्ट, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड को ट्रैकिंग में वर्ल्ड टूरिज्म वोकेबलरी में। एज ए फॉर्मर ऑफिसर ऑफ द गुरखा फोर्स इन नेपाल, जो एक प्रीवियस ऑफिसर जो है फॉर्मर ऑफिसर गोरखा रेजिमेंट नेपाल में, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश मिलिट्री गवर्नमेंट इन काठमांडू, और वो ब्रिटिश मिलिट्री गवर्नमेंट में एक रिप्रेजेंटेटिव थे काठमांडू में। ही स्पेंट मच टाइम वॉन्डरिंग इन द हिमालयाज, उन्होंने हिमालय में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। देयर दीज वर द बिगनिंग्स ऑफ ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस, और यहाँ से ट्रैकिंग का पहला स्टेप चालू हुआ था। ऑल्दो इट सीम्स दैट इन टूडेज वर्ल्ड ऑल द प्लेसेज हैव ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड, जगह बहुत सारी जगह जो है वो अब डिस्कवर हो चुकी है। स्टिल देयर में अपीयर फ्यू चैलेंजेस, फिर भी कुछ जगह चैलेंजेस हैं। ऑन द अदर हैंड द ब्यूटी ऑफ ट्रैकिंग रिलाइज on that it is implemented in an extraordinary and stunning natural and geological environment. जो ब्यूटी होती है ट्रैकिंग की वो इस चीज़ पर डिपेंडेंट होती है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्टनिंग नेचुरल और जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट कितना है। Despite many challenges, tourists are attracted by the geodiversity and fascinating landscape, changing weather condition for spiritual survival. बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उसके अलावा जो टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट होते हैं जियो डाइवर्सिटी से, और जो लैंडस्केप होता है उस वो उनको फैसिनेटिंग लगता है। वेदर कंडीशन चेंज होती है, स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक सर्वाइवल है। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड ओनली विद माउंटेन्स, ये केवल माउंटेन्स जो है उनसे एसोसिएटेड है। बट इट मस्ट बी एम्फेसाइज दैट वन में डिस्टिंग्विश, एक जो है वो अलग कर सकता है 8 टाइप की ट्रैपिंग को। दीज आर माउंटेन, डेजर्ट, ट्रॉपिकल, ग्लेशियल, पोलर, रिवर, स्वैम्प एंड वॉल्केनिक ट्रैकिंग। तो सिर्फ पहाड़ों की ट्रैकिंग नहीं होती है, माउंटेन ट्रैकिंग भी होती है, रेगिस्तान, ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ग्लेशियर, पोलर, रिवर, स्वैम्प, दलदल जिसको बोलते हैं, वॉल्केनिक। ऑल ऑफ दीज अलाउ ए पर्सन टू कम टू इन वेरी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज। ये सारी ट्रैकिंग जो है वो एक इंसान को अनयूजुअल कंडीशन में लाके खड़ा करती हैं। पीपल ऑल्सो डिस्कवर एंड लर्न अबाउट देयर ओन एबिलिटीज़ बोथ मेंटल एंड फिजिकल। जब लोग ट्रैकिंग करते हैं तो उनको अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों ही कंडीशंस के बारे में पता चलता है। मॉडर्न ट्रैकर हैज़ मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स। जो मॉडर्न ट्रैकर्स हैं इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सप्लोर करने की, चैलेंज एनवायरनमेंट को चैलेंज करते हुए। कंफर्टेबल क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट इंश्योर ए हाई लेवल ऑफ सेफ्टी। जो कंफर्टेबल क्लोथिंग होती है और जो इक्विपमेंट ले जाते हैं वो एक हाई लेवल की सेफ्टी को इंश्योर करता है। एडवेंचर एंड एक्सप्लोरर फंक्शन क्वाइट डिफरेंटली फॉर एजेस। जो एडवेंचरर होते हैं और जो एक्सप्लोरर होते हैं वो काम करते हैं बहुत अलग सालों तक। दे वर कंडेम्ड टू इंस्टीट्यूशन एंड हैड ओनली टू वाइप द माइग्रेटरी पाथ ऑन विच इट इज़ ए लार्जर एंड लार्जर ग्रुप एंड टूरिस्ट आर वांडरिंग। लोगों को ले लेकर जाना, वहाँ पे उनको चीज़ें एक्सप्लोर करवाना, दैट्स द मेन पोर्ट ऑफ adventurers. So study the following statement. Trekking in the contemporary world is nothing but a means to satisfy our intense excitement and stimulation. Trekking is treated unjustifiably as a modern form of adventure tourism and geo tourism.
यहाँ पे बोला है जो ट्रैकिंग है वो कंटेम्प्ररी वर्ड, आज का जो दिखावे वाली दुनिया है उसमें कुछ नहीं है बल्कि सेटिस्फाई करना है और एक बहुत गहन एक्साइटमेंट होता है और स्टिमुलेशन होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ट्रैकिंग ट्रीट होती है अनजस्टिफिएबली एज ए मॉडर्न फॉर्म, ये अनजस्टिफिएबली नहीं है, जस्टिफिएबली मॉडर्न फॉर्म होती है एडवेंचर टूरिज्म की और जियो टूरिज्म की। सो द ए इज करेक्ट बट द बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। ही स्पेंट मच टाइम वॉन्डरिंग इन द हिमालयाज, विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। बेसिकली यहाँ पे इसका क्या पूछा है, सिनोनिम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। वॉन्डरिंग मतलब चीज़ों को घूमना, एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोरिंग मीन्स चीज़ों को एक्सप्लोर करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट इज द मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू ट्रैकिंग व्हाट पीपल हैव, दैट इज द ओनली रिलेटेड टू, जो लोगों का मिसकंसेप्शन है ट्रैकिंग को लेकर के वो क्या है और वो किस चीज़ से रिलेटेड है। चैलेंजेस, जियो डाइवर्सिटी, माउंटेन एंड टेरेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज माउंटेन। लोगों को लगता है जो ट्रैकिंग होती है ना वो सिर्फ माउंटेन्स पे होती है, ये बहुत चीज़ों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। ऑल ऑफ दीज अलाउ अ पर्सन टू कम ट्रू इन वेरी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज। द एक्सप्रेशन अलाउ अ पर्सन टू कम ट्रू हेयर रेफर्स टू ऑल ऑफ दीज, ये जितनी भी कंडीशंस होती है ना वो एक बंदे को, किसी भी इंसान को उसके अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज जो हैं उसमें लाती हैं। तो एक्सप्रेशन जो है वो पर्सन को एक रियलिटी चेक देता है उसकी फिजिकल कंडीशन के बारे में और वो कितना मेंटल टॉर्चर सहन कर सकता है इस बारे में। ठीक है, तो इसमें इन्होंने पूछा है ये किस चीज़ को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। कम फेस टू फेस विद, कम आउट विद हिज पावर, ब्रिंग आउट हिज इनर वेराइटीज, ब्रिंग आउट द एविल इन हिम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कम फेस टू फेस विद। वो क्या होता है, फेस टू फेस अपने जो रियलिटी चेक है उसके साथ आता है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑल ऑफ दीज अलाउ ए पर्सन, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जब आप एक आदमी को एक टफ पोजीशन में रखते हैं, जैसे जब आप ट्रैकिंग पे जाते हैं तो पानी भी हर जगह नहीं मिलता है, आपको ठंड भी लगती है, तो पर्सन को वो अलाउ करता है कम ट्रू इन वेरी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो एक बंदे को अलाउ करेगा ये सच जानने के लिए कम फेस टू फेस विद। ट्रैकिंग इन टूडेज वर्ल्ड हैज़ बिकम एन एक्सेप्टेड वैकेशन एक्टिविटी ड्यू टू, जो ट्रैकिंग है आज की दुनिया में एक एक्सेप्टेड वैकेशन हो चुकी है, एक्सेप्टेड वैकेशन एक्टिविटी है क्योंकि ये अफोर्डेबिलिटी है, जो अवेलेबिलिटी होती है एडवांस प्रोटेक्टिव गियर्स की, मोर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्पेंडिंग ऑन एडवेंचर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, एडवांस जो प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, जैसे आप कैसे कपड़े पहन के जा रहे हैं, शूज़ ग्रिप वाले होने चाहिए, उनकी जो एबिलिटी है वो वर्ल्ड हैज़ बिकम एन एक्सेप्टेड वैकेशन एक्टिविटी ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस प्रोटेक्टिव गियर्स। ठीक है, मतलब आज के टाइम पे जो ट्रैकिंग है वो इतनी वाइडली एक्सेप्टेड क्यों हो चुकी है, अफोर्डेबिलिटी नहीं बल्कि जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं ट्रैकिंग के लिए वो सारी आज के टाइम पे इजीली अवेलेबल है और कहीं ना कहीं लोग मेंटली और फिजिकली भी उस चीज़ के लिए फिट हैं। It not only gives physical and mental stimulation but also helps in psychological growth, sociological growth, physiological growth and biological power। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। ठीक है, ये केवल फिजिकल और मेंटल स्टिमुलेशन नहीं देता है बल्कि ये साइकोलॉजिकल जो ग्रोथ होती है, मतलब आपका दिमागी, आप कितना ज़्यादा प्रेशर ले सकते हैं उस चीज़ में भी आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंट्यूशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। रीजनिंग, इंटेलिजेंस, इंस्टिक्ट और इंडस्ट्रियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। इंस्टिक्ट मतलब अपने दिमाग में तुरंत नहीं आता क्या इंस्टिक्ट है, आपका मतलब क्या विचार है, दैट इज इंट्यूशन, जो तुरंत हम एक सिक्स सेंस जो काम करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पे एंटोनिम बताना है कंडेम। कंडेम मतलब किसी भी चीज़ को, आप जैसे देश में कुछ गलत होता है या घर में कुछ गलत होता है तो हम कंडेम करते हैं ना, उस चीज़ को गलत ठहराते हैं, तो वो है अपलॉज, डिनाउंस, कंप्लेन एंड एंडोर्स्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
कंडेम मीन्स किसी भी चीज को गलत ठहराना, अपलॉज मीन्स उस चीज की प्रशंसा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, ही स्पेंड मच टाइम, विच पार्ट ऑफ स्पीच डज मच बिलोंग्स टू, प्रोनाउन, प्रिपोजिशन, कंजंक्शन एंड एडजेक्टिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है, विशेषता बता रहा है, ठीक है, किसकी, टाइम की, ठीक है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एंड यू फील सो अलोन व्हेन द रेन डजंट स्टॉप, and you can't make it home when it feels all is lost, and you just want to run, it can't rain forever। हम बहुत अकेला फील करते हैं जब बारिश होना नहीं रुकती है, ठीक है। एंड यू कांट मेक इट होम, आप घर नहीं आ सकते, व्हेन इट फील्स ऑल इज लॉस्ट, जब सब कुछ खत्म सा हो जाता है तो हम घर आने का मन नहीं करता। एंड यू जस्ट वॉन्ट टू रन, आप उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं। इट कांट रेन फॉर एवर, हमेशा बारिश नहीं हो सकती। जस्ट वेट फॉर द सन, हमें सूर्य के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। व्हेन फैमिली इज इन पेन, जब परिवार दुख में होता है। व्हेन फ्रेंड्स कांट बी फाउंड, जब दोस्त नहीं मिलते। व्हेन यू जस्ट वांट टू स्क्रीम, जब आप सिर्फ रोना चाहते हो, बट यू कांट फाउंड द साउंड, लेकिन आपको आवाज़ नहीं मिलती। व्हेन इट्स ऑल योर फॉल्ट, जब सारी गलती तुम्हारी हो। एंड यू फील लाइक यू आर डन, मतलब अब डन हो गया। जस्ट वेट फॉर द सनशाइन विल कम, सूर्य निकलेगा और सूर्य की किरण आएगी। डार्क क्लाउड्स ऑलवेज पास, गहरे बादल हमेशा पास होते हैं। आई प्रोमिस यू, वी आर ऑल वेटिंग विद यू, जस्ट वेट फॉर द सन, मैं वादा करता हूँ कि मैं भी आप सबके साथ, हम सब जो है आपके साथ खड़े हुए हैं। जस्ट वेट फॉर द सन। आइडेंटिफाई द पोइटिक डिवाइस इन द गिवन लाइन। व्हेन फैमिली इज इन पेन, मेटाफर, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपोइया एंड सिमिले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। मेटाफर होता है आपका यमक अलंकार, जिसमें आप के समान लगा के कंपैरिजन नहीं करते हैं। जैसे ही फॉट लाइक अ लॉइन, जहाँ पे एज या फिर लाइक जो है वो चीज़ें यूज होती हैं, आप एक लिविंग चीज को नॉन लिविंग से कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे ही फॉट लाइक अ लॉइन, ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ों का कंपेयर हुआ, दोनों ही लिविंग है, लेकिन इस केस में क्या होगा, हम उसके जैसा बताते हैं, ठीक है, लाइक अ, एज, ठीक है। लेकिन जो मेटाफर होता है उसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। व्हेन फैमिली इज इन पेन, जब फैमिली जो है वो दर्द बन जाए, ठीक है। व्हेन फैमिली इज पेन, परिवार में जब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो या बहुत नेगेटिविटी हो तो हम बोलते नहीं है मेरा तो परिवार ही दुख है। सो फैमिली इज पेन, फैमिली को डायरेक्ट क्या बता दिया है, पेन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका मेटाफर। एलिट्रेशन होता है जहाँ पे एक ही वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो। सिमिले, लाइक और एज। ऑन्टोमेटोपोया, जहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। द पोएम डील्स विद द स्पिरिट ऑफ ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, क्यूरियोसिटी एंड रिलेशनशिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ये जो पोएम है वो आशावादी पोएम है, ठीक है। क्यों है, जस्ट वेट फॉर द सन रेज विल, द सनशाइन विल कम। तो यहाँ पे क्या है, एक होप दिखाया है। पेसिमिज्म, निराशावादी, तो ये निराशावादी पोएम है ही नहीं। क्यूरियोसिटी इसमें है ही नहीं, रिलेशनशिप इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। What does the phrase dark clouds stand for? गहरे बादल, इलनेस है, फॉर्चून है, स्टोन है और डाउनपोर है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। मतलब जब मिस फॉर्चून होता है, मतलब चीज़ें आपके फेवर में ना हो, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा हो, तो हम क्या बोलते हैं, देयर आर ए लॉट ऑफ डार्क क्लाउड्स अराउंड मी। तो ये क्या है आपका इल फॉर्चून, यानी कि मतलब फॉर्चून मीन्स लक, गलत लक। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। व्हेन यू आर डन मीन्स एक्सर्टेड, एग्जिस्टेड, एग्जॉस्टेड एंड एक्सपोज्ड। व्हेन यू आर डन मतलब अब आपका कोई भी काम करने का मन नहीं है, किसी भी चीज़ में एफर्ट डालने का मतलब नहीं है, उसका मतलब होता है यू आर एग्जॉस्टेड नाउ। जब हम पढ़ते पढ़ते बहुत थक जाते हैं देन व्हाट वी से, नाउ आई एम डन। खाना खा लेते हैं तो क्या बोलते हैं, नाउ आई एम डन। क्यों, क्योंकि उसके बाद हम और नहीं कर सकते। सो द एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। Which of the following expression can be attributed as a slang? Please wait for the sun. Warm up your soul like sunshine. Dark clouds always pass. I promise you. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा that is your option number 4. Which of the following expression can be attributed as a slang? ठीक है, तो please wait for the sun
ये एक पॉजिटिव है। वार्म अप योर सोल लाइक सनशाइन, सूर्य की किरणों के जैसे अपनी जो सोल है उसको वार्म अप करो, ये भी पॉजिटिव है। डार्क क्लाउड्स ऑलवेज पास, जो गहरे बादल है वो हमेशा पास होते हैं। आई प्रॉमिस यू हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका एक एज ए स्लैंग लैंग्वेज है, मतलब जो गलत लैंग्वेज होती है दैट इज कॉल्ड स्लैंग लैंग्वेज। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, वाई डू द वर्ड्स रेन एंड सन सिम्बोलाइज हेयर। यहाँ पे जो रेन है और सन है वो क्या बता रहे हैं, ट्रबल और ब्लिस, ऑब्स्टिकल एंड मेलनकॉली, ब्लेसिंग एंड कंटेम्प्ट एंड कॉम्प्लिकेशन एंड डेस्पेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। रेन क्या है यहाँ पे, ट्रबल, और सन क्या है यहाँ पे, ब्लिस। मतलब जब तक बारिश हो रही है आप घर नहीं जा सकते, सेम गोज विथ प्रॉब्लम, जब तक प्रॉब्लम है आपको एक रोशनी की किरण दिखाई नहीं देगी, और सूर्य खिलेगा मतलब उम्मीद की किरण आएगी। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब यहाँ से आपके पेडागोजी है, एज ए पोस्ट रीडिंग टास्क ऑफ द पोयम। पोयम पढ़ाने के बाद टीचर जो है द टीचर ऑफ क्लास 7 आस्क्ड द स्टूडेंट टू मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स यूजिंग ड्राई लीव्स। एक पोयम पढ़ाने के बाद टीचर बोलती है सूखी पत्ती देके कि इससे अलग अलग ड्राइंग बनाओ। तो वो क्या कर रही है, बच्चों को इंगेज कर रही है एक्टिविटी में टास्क फिनिश करने के लिए, इंटीग्रेट कर रही है लैंग्वेज को आर्ट के साथ, वो डेवलप कर रही है फाइन मोटर स्किल्स को स्टूडेंट्स की, इंटीग्रेट कर रही है लैंग्वेज को एनिमल्स के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो आर्ट है उसको भाषा के साथ कंबाइंड किया जा रहा है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इंडियन क्लासरूम्स आर मल्टीलिंगुअल इन नेचर। जो इंडियन क्लासरूम होता है उसमें कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई पंजाबी, कोई सिंधी। दैट मस्ट बी यूज एज ए रिसोर्स टू दैट एवरी चाइल्ड लर्न्स इन द सेम वे। नहीं, हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता। चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ मैनी लैंग्वेज। नहीं, हर बच्चा बहुत सारी लैंग्वेज से अवेयर नहीं होता है। द टीचर डेवलप प्रोफिशिएंसी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। नहीं, टीचर को हमें प्रोफिशिएंट नहीं करना है, उसको प्रो नहीं बनाना है अलग अलग लैंग्वेज में, बल्कि जहाँ पे हर बच्चा अपने आप को सिक्योर और एक्सेप्टेड फील कर सके। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, जो इंटेंसिव रीडिंग होती है वो फोकस करती है। रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर प्लेजर, ये होता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग, जहाँ अपने आनंद के लिए आप किताब पढ़ते हैं। रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर अदर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब किसी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप पढ़ते हैं या फिर स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको निकालने के लिए हम पढ़ते हैं तो हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेक्स्ट को पढ़ना वो एक्सटेंसिव होता है, दूसरे के लिए पढ़ना वो भी एक्सटेंसिव होती है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। पिक्चर रीडिंग कैन बी अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर इमर्जेंट रीडर्स है। जो पिक्चर रीडिंग होती है यानी कि पोस्टर देख के पढ़ना या पिक्चर देख के पढ़ना, वो एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स होता है इमर्जेंट रीडर्स के लिए। क्यों? इट प्रोवाइड्स important cues about what is happening in the story. It helps them improving their handwriting. It makes them confident and good writer. It makes them auditory learner. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये क्या करता है कि इंपॉर्टेंट क्लू दे देता है कि जो स्टोरी है उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगर हम किसी भी चीज़ का पोस्टर अगर फ्रंट पेज पे ही लगा दें किसी भी स्टोरी से रिलेटेड, लेट सपोज थर्स्टी क्रो है या फिर ग्रीडी डॉग, कई बार हम पोस्टर को इस तरीके से बनाते हैं कि स्टोरी की आउटलाइन हमको समझ में आ जाती है। एन इफेक्टिव पैराग्राफ राइटिंग इन्वॉल्व्स legible and good handwriting, difficult words in the context, ideas presentation, coherent, flowery language to engage learners. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। जो इफेक्टिव पैराग्राफ होता है उसमें एक तो आइडिया होते हैं। ठीक है, आइडिया मतलब कि आपको किस तरीके से उस चीज़ को लिखना है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं मेस्ड अप तरीके से लिखूंगी तो किसी के समझ में नहीं आएगा। कोहेरेंस होता है आप कितना समझदारी के साथ उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये होता है एक इफेक्टिव पैराग्राफ राइटिंग। जो लेजिबल होता है वो होता है पढ़ने योग्य है। ठीक है, लेजिबल, और इलेजिबल मतलब जो चीज़ आपके पढ़ने में आ ही ना सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला है स्मॉल चिल्ड्रन लव टू मूव पेंसिल और क्रेयॉन्स इन एंड फ्रो पोजीशन फॉर एनी सरफेस, दिस इज कॉल्ड। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पेंसिल या क्रेयॉन जो होते हैं उनको ऐसे आगे पीछे ऐसे करके मूव करते हैं। तो ये जो चीज़ है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेंटेड राइटिंग, कंटेम्प्रेरी राइटिंग, स्क्रिबलिंग एंड जिगजैग
राइटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3। जो स्क्रिबलिंग होती है, मतलब जब आप किसी भी चीज़ को, बच्चे की जो लिखाई होती है उसकी जो पहली स्टेज होती है वो आड़ी तिरछी लाइन ही होती है, ठीक है। ये जो आड़ी तिरछी लाइन बच्चा बना के सीखता है, टू एंड फ्रो मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है आगे और पीछे। तो ये होता है आपका स्क्रिबलिंग। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। होल लैंग्वेज अप्रोच मीन्स, जो पूरी संपूर्ण भाषा अप्रोच होती है वो क्या है? ब्रेकिंग वर्ड्स इनटू लेटर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, एस्टैब्लिशिंग लेटर साउंड एसोसिएशन, लुकिंग एट वर्ड्स एज ए होल पीस ऑफ लैंग्वेज, फोकसिंग ऑन फोनिक्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे पूछा है होल लैंग्वेज। होल लैंग्वेज क्या होगा? लुकिंग एट वर्ड्स, शब्दों की तरफ देखना एक होल पीस की तरह भाषा के। हमें जैसे होल लैंग्वेज पढ़ना है तो हमें ये पूरा पढ़ना है, ना कि इसको ब्रेक कर करके कि हम ऐसे पढ़ेंगे WHOLE, ऐसे नहीं पढ़ना है और फिर इनको कंबाइन करके नहीं बोलना है होल। ये होल अप्रोच होती ही नहीं है। लेटर साउंड एसोसिएशन को इस्टेब्लिश करना, ये W है, ये H है, ये भी नहीं करना है। फोनेटिक्स पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। होल लैंग्वेज में हम पूरे पीस को पढ़ते हैं और वर्ड पे ध्यान देते हैं। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अ टीचर यूजेस चाइल्ड्स नेटिव लैंग्वेज, बच्चे की जो मातृभाषा है, मतलब जहाँ से बच्चा जो सीख रहा है घर की भाषा, एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर टीचिंग द टारगेट लैंग्वेज शी इज़ यूजिंग। बेसिकली इसमें क्या होता है, बच्चे की जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सिखाने के लिए हम बच्चे की नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर GT मेथड, जहाँ पे बच्चे की मदर टंग को यूज़ करके ही हम उसको क्या सिखाते हैं, टारगेट लैंग्वेज। जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें डायरेक्ट जो टारगेट लैंग्वेज है उस पर फोकस किया जाता है। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है इसमें डेली बेसिस पे जो भी बच्चा बोलता है उसको उसकी रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के उसको सिखाया जाता है। इसमें स्पीकिंग जो है, बच्चा बोल कितना अच्छे तरीके से रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है, ग्रामर पे इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सो द GT मेथड इज द आंसर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। लिसनिंग इज द एबिलिटी, सुनना जो है वो एक क्षमता होती है, एंड अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड टू द मीनिंग ऑफ अनदर पर्सन स्पोकन एंड नॉन वर्बल मैसेज। सुनने की जो क्षमता होती है, सुनना जो है वो एक क्षमता है, किस चीज़ के लिए? वो होता है आपका समझने के लिए, ठीक है, और एनालाइज करने के लिए, जिससे कि आप अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर पाएँ दूसरा वाला क्या बोल रहा है और क्या वो नॉन वर्बल मैसेज दे रहा है। लेट सपोज अगर कोई आपसे साइन लैंग्वेज में बात करे, ठीक है, या मैं आपसे बात कर रही हूँ या फिर आप अपने स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले सामने वाले को समझो कि वो क्या बोल रहा है, फिर उस चीज़ को एनालाइज करो जिससे कि आप उसका मीनिंग निकाल सको। Which is the most useful term for describing and linguistic input to the language acquisition? Caregiver speech, child direct speech, infant directed speech, and mother and child communication at the initial stage, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। केयर गिवर स्पीच जो होती है, इसमें पूछा है कौन सी सबसे ज़्यादा यूजफुल टर्म होगी जो लिंग्विस्टिक इनपुट होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, किसमें? लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है आपका हमेशा नेचुरल प्रोसेस होती है, ठीक है। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहीं से आप भाषा का ज्ञान ले लेते हैं, भाषा आप अर्जित कर लेते हैं। इसमें जो ट्रेनर होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती है कि वो आपको एक अलग से क्लासरूम नहीं बनाया जाता है, जबकि जो लैंग्वेज लर्निंग होती है उसमें एक ट्रेनर होता है। हम स्कूल में जो लैंग्वेज सीखते हैं दैट इज़ योर लैंग्वेज लर्निंग। जैसे हिंदी, कई बच्चे होते हैं इंग्लिश सीखते हैं, कई बच्चे संस्कृत लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड लैंग्वेज लर्निंग। और जो हम अपनी सराउंडिंग से सीख के आते हैं दैट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो केयर गिवर स्पीच, शुरू में हमारी केयर गिवर कौन होती है? हमारी मॉम। तो जो माँ बचपन में बोलती है वही लैंग्वेज हमारी फैमिली के बीच में रह के हम सीख जाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इफ ए चाइल्ड ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स लिव्स इन एन एनवायरनमेंट विद वेरी लिटिल और नो एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज, अगर कोई बच्चा अपने शुरुआती सालों में एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पे बहुत थोड़ा या फिर ना के बराबर एक्सपोजर हो भाषा के लिए, तो उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट? प्रॉब्लम ऑफ सिंटेक्स, प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक्स ऑफ लैंग्वेज, सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एंड थ्योरी ऑफ नेटिविज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3।
जो डेवलपमेंट का सेंसिटिव पीरियड होता है जहाँ पे भाषा पे सबसे ज़्यादा बच्चा अपनी कमांड करता है, जब उसी पीरियड में बच्चे को आप नहीं एक्सपोज कर रहे हैं तो क्या होगा, बच्चा का भाषा अधिगम जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब स्किल ऑफ रीडिंग? मेकिंग कनेक्शन, जो रीडिंग होती है पढ़ना, उसमें से उसकी कौन सी ऐसी एक सब स्किल नहीं है? समझना, ट्रांसक्रिप्शन, प्रिडिक्शन एंड मेकिंग कनेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो आपका राइटिंग से रिलेटेड होता है, ना कि रीडिंग से। मेकिंग कनेक्शन, जब आप चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ेंगे ही नहीं तो आप किसी भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। प्रिडिक्शन, इस चीज़ को आप पहले प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, किसी भी चीज़ को समझना। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो होता है आपका राइटिंग से। ठीक है, सो द ऑप्शन 3 इज नॉट ए सब स्किल ऑफ रीडिंग। A teacher believes that a student must be given a plenty of comprehensible input as it will facilitate the acquisition of language. This belief of the teacher is related to, एक टीचर का मानना है कि जो बच्चे होते हैं उनको समझ जो है वो उसका इनपुट की एक मतलब एक एनवायरनमेंट देना चाहिए। ये क्या करेगा, भाषा का जो अर्जन है उसको फैसिलिटेट करेगा। तो टीचर का जो ये जो बिलीफ है मतलब ये विश्वास है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी से, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्किनर थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, स्टीफन क्रेशन थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जो स्टीफन क्रेशन है उन्होंने कहा था कि बच्चे को एक ऐसा समझ वाला एनवायरनमेंट आप दो जहाँ पे बच्चे के लिए भाषा का अर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा सुगम हो जाए। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम? चिल्ड्रन आर इंटरेक्टिंग ग्रुप्स एंड क्लास इज लिटिल नोइजी, चिल्ड्रन आर नोटिंग डाउन द आंसर रिटन ऑन द बोर्ड इज गुड राइटिंग। नहीं, जहाँ बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं सिर्फ जो बोर्ड पे लिखा हुआ आंसर है सिर्फ अच्छी हैंड राइटिंग में, वो कभी भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं होती है। चिल्ड्रन आर लिसनिंग अटेंटिवली टू द टीचर्स, नहीं, बच्चा पैसिव है लेकिन टीचर एक्टिव है। चिल्ड्रन आर टॉट बाय एक्सपीरियंस टीचर, टीचर एक्टिव है बच्चा पैसिव है। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो होती है उसमें बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अब है 120। द आइडिया ऑफ लैंग्वेज रिलेटिविटी सपोर्टेड बाय द व्यू, जो लैंग्वेज रिलेटिविटी का आइडिया है उसे सपोर्ट किया जाता है किस व्यू से? लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स रेदर देन डिटरमाइंस आवर थिंकिंग एंड परसेप्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर आर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज डिटरमाइंस द वे वी थिंक अबाउट एंड परसीव द वर्ल्ड, लैंग्वेज हैज़ नो रोल इन शेपिंग एंड थॉट। जो लैंग्वेज रिलेटिविटी का आइडिया है उसको कौन सा व्यू जो है वो सपोर्ट करेगा? लैंग्वेज जो है वो रिफ्लेक्ट होती है रेदर देन डिटरमाइंस आवर थिंकिंग एंड परसेप्शन, हमारी सोच में और परसेप्शन में। लैंग्वेज एंड कल्चर सेपरेट होती है और इंडिपेंडेंट होती है, नहीं, लैंग्वेज और संस्कृति जो है वो सेपरेट नहीं होती बल्कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। लैंग्वेज डिटरमाइन करती है कि हम किस सोच से दुनिया को देखते हैं और कैसा हम दुनिया को इमेजिन करते हैं। लैंग्वेज का शेपिंग की थॉट्स की शेपिंग में कोई रोल ही नहीं होता, ये भी गलत है। लेकिन लैंग्वेज जो है ना वो रिफ्लेक्ट करती है हमारी थिंकिंग को और परसेप्शन को। ये बात किसने कही थी? लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो भाषा है वो आपके विकास को नियंत्रित करती है, जबकि पियाजे ने कहा था कि जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वही आपकी भाषा को डिसाइड करता है। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।